हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 10th में हम लोग बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं। उस तरीके से क्वेश्चंस हम देख रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। बच्चों क्लास 10th में आप सभी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना। डेट्स आपकी डिसाइड हो चुकी हैं। तो ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द फ्रंट व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड लेबल एनी 6 पार्ट्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 that are concerned with arterial blood supply to the heart muscles। कल के सेशन में हम लोगों ने चर्चा की थी। अब आगे के जो भी सेशंस होंगे वो बिल्कुल इसी तरीके के होंगे जिसमें आपके किसी भी चैप्टर से, जिसको कह सकते हैं कि वुड बी क्वेश्चंस, मतलब जिस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर के कराए जाएंगे। तो उसको आप क्या करेंगे, साथ साथ पॉइंट्स को, अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगता है तो उसको नोट करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ह्यूमन हार्ट का आपका डायग्राम इस तरीके से आप एक डायग्राम बना सकते हैं ह्यूमन हार्ट का, जिसमें आपको क्या करना है, लेवलिंग करनी है। जिसमें आपको क्या करना है, लेवलिंग करनी है। ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करेंगे आप घर में, हल्के हाथों से पेंसिल से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, लेवलिंग करना सीख लेंगे ताकि एग्जाम में जब आए तो आपको परेशानी ना हो। ठीक है, इस तरह से इसमें आप वेना कावा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, पहले क्या करेंगे, हार्ट का 4 चैम्बर बनाएंगे। चारों चैम्बर को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर देंगे, राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद राइट एट्रियम की लेवलिंग करेंगे यहाँ पे और लेफ्ट एट्रियम की लेवलिंग कर देंगे। ठीक है, नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल की लेवलिंग कर देंगे और लेफ्ट वेंट्रिकल की लेवलिंग कर देंगे। 4 चैम्बर्स कंप्लीट हो गए आपके हार्ट के। उसके बाद फिर टेंडन्स को लिख देंगे, हार्ट स्ट्रिंग्स जिन्हें आप कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व जो बीच में पाया जाता है उसके बारे में लिख लेंगे। आपका पोस्टीरियर वेना कावा लिखेंगे। ठीक है, आपका एंटीरियर वेना कावा भी लिखेंगे। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स के बारे में भी लिखेंगे। केवल आपको लेवलिंग करनी है यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। तो ध्यान रखेंगे जिधर की तरफ आप लेफ्ट एट्रियम लिखेंगे वहां पे पल्मोनरी वेन्स लिखेंगे फ्रॉम लंग्स, और जिधर पे आप राइट एट्रियम लिखेंगे वहां पे पल्मोनरी आर्टरी लिखेंगे। ठीक है, एओर्टा लिख देंगे और इस तरह से आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो केवल जब डायग्राम पूछा गया हो तो डायग्राम और उसके सही लेवलिंग पे भी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फंक्शंस ऑफ किडनी, यूट्रस, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। आंसर लिखेंगे। आपको किसके बारे में पूछा जा रहा है, किडनीज के, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के फंक्शंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो आंसर लिखेंगे, द किडनीज फिल्टर द ब्लड एंड कंसेंट्रेट द फिल्ट्रेट टू मेक यूरिन। दे ऑल्सो हेल्प टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। किडनीज जो हैं वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं और फिल्ट्रेट कंसंट्रेट बनाती हैं, जिससे कि यूरिन का उत्पादन हो सके। यूरेटर्स ट्रांसपोर्ट द यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर्स का क्या काम होता है, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम होता है। और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर इज लाइक अ होल्डिंग टैंक फॉर द यूरिन अंटिल इट्स रेडी टू बी एक्सक्रीटेड। यूरेथ्रा इज द ट्यूब that connects the urinary bladder to the outside of the body for excretion। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 चारों के बारे में आपको जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे उसी समय पे चित्र बनाते समय ही आपको ये चीज ध्यान कर लेनी चाहिए, उसके क्या कार्य हैं वो समझना चाहिए और एग्जाम में आसानी से फिर आप उसको लिख सकते हैं। कंफ्यूजन क्या होती है ना, जब आप हड़बड़ी में पढ़ते हैं और कंफ्यूजन रहती है तभी आप गलत लिखते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको डायग्राम बना के समझने की कोशिश करें तो कभी भी आपको भूलेगा भी नहीं और बिल्कुल ऐसे ही जैसे
आपको सब जीवन की अपने नॉर्मल चीजें याद रहती हैं, वैसे ही ये चीजें भी याद रहेंगी। जब आप इसको बोझ की तरह समझ के पढ़ते हैं तब आपको समझ में नहीं आता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ सेल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ये वाला जब आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे उस समय पे आपको अच्छी तरह से समझाया गया था कि किस तरह से उसकी प्रोसेस में, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन की प्रोसेस में आपका 3 तरीके से ब्रेक डाउन होता है। और उसके बारे में आपको पहले ये फ्लो चार्ट एकदम लर्न कर लेना होगा, जिसमें ग्लूकोज जो आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो कोशिका में, कोशिका द्रव्य के अंदर जो प्रक्रिया होती है, कोशिका द्रव्य में ये पायरुवेट में बदल जाता है जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब पायरुवेट का फिर से विखंडन होता है, वो 3 तरीके से हो सकता है। पहला होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में, जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ही ना हो, इस तरीके का आपका ग्लूकोज का विखंडन पाया जाता है ईस्ट नाम के बैक्टीरिया में, जो कि एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। और इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, एथेनॉल प्लस CO2 प्लस थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। पायरुवेट का विखंडन होने का दूसरा तरीका है जो आपका ह्यूमंस की मसल सेल्स में पाया जाता है, हमारी मांसपेशियों में जो पाया जाता है, उसमें ऑक्सीजन के अभाव में अगर पायरुवेट का विखंडन हो रहा हो तो उत्पाद क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ये भी कम मात्रा में निकलती है एनर्जी और इसमें उत्पाद के रूप में लैक्टिक एसिड निकलता है। और इस तरीके का विखंडन होने पर कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके मसल्स में क्रैम्प आने के क्या रीजन है, मसल्स में खिंचाव का या क्रैम्प आने का क्या कारण है जो अचानक से आता है और बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तो उसके लिए आपका ये लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला ये पूरा सीधा समीकरण जो है ये आपको वहां पे लिखना होगा। तीसरा प्रकार है जिसमें ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल का कोशिका द्रव्य में विखंडन हुआ पायरुवेट के 2-3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बनते हैं और उनका विखंडन होने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की समुचित मात्रा होने पर, भरपूर मात्रा होने पर, माइटोकॉन्ड्रिया में जब इसका विभाजन होता है तो वहां पे क्या उत्पाद बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी मात्रा में निकलती है ना, यहाँ पे जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी मात्रा में निकलती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घर भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम इसीलिए ऊर्जा घर भी कहते हैं। अब इसको ब्रीफ में समझेंगे कि ये जो पाथवे बने हुए हैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। द फर्स्ट स्टेप in the breakdown of glucose both in presence of oxygen and in oxygen is same। पहले स्टेप में जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वो आपका ऑक्सीजन हो वहां पे या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इन दिस स्टेप ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट। इस चरण में, इस पहले चरण में ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में तोड़ दिया जाता है ना। ये आपका जो कोशिका द्रव्य में होने वाला है, ये प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। तो पहले चरण में कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज जो है वो तोड़ दिया जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स वाले पायरुवेट में, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप विच इन्वॉल्व्स फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू सिंपल कंपाउंड्स। ब्रेकडाउन यहाँ प्राइवेट लिखा हुआ है, प्राइवेट की जगह पे यहाँ होगा पायरुवेट, ठीक है। उसके बाद पायरुवेट को सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ा जाता है। कैन टेक प्लेस इन 2 डिफरेंट वेज। 2 अलग अलग उसके तरीके हो सकते हैं। पहला कौन सा तरीका है जिसमें आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और दूसरा है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। पहला है आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और दूसरा है आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ये ब्रेकडाउन पायरुवेट का 2 तरीके से हो सकता है। सेकेंड स्टेप विच इन्वॉल्व्स फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू सिंपल कंपाउंड्स कैन टेक प्लेस इन 2 डिफरेंट वेज।
दो तरीके से हो सकता है ना। तो पहला तरीका कौन सा है? पहला तरीका है आपका जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और दूसरा तरीका है जो आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की समुचित भरपूर मात्रा में जितनी आवश्यकता होती है श्वसन के लिए, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, अब इसको क्या कहते हैं हम? वायवीय श्वसन कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की पूरी मात्रा यूज हुई है। एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज मच ग्रेटर देन दैट रिलीज्ड ड्यूरिंग एन एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वायवीय श्वसन में ऊर्जा जो मुक्त होती है वो अवायवीय श्वसन की तुलना में क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यहाँ पे क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड CO2 एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस के बारे में आप सभी को पता है। जब बेकरी में ब्रेड बनाने की प्रोसेस होती है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेस्पिरेशन से संबंधित क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, हो सकता है आप उसको रिलेट भी ना कर पाए उस टाइम पे, तो इसलिए बताना जरूरी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी जो डबल रोटी होती है जिसको हम ब्रेड कहते हैं, ब्रेड में पाए जाने वाले होल्स वो किस कारण से होते हैं? ब्रेड में पाए जाने वाले होल्स किस कारण? जैसे ब्रेड, किसी बच्चे ने, सब बच्चों ने ब्रेड खाई है, ब्रेड देखी, तो ब्रेड में क्या होते हैं? छेद छेद सी, उसका जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ नहीं होता है, उसमें होल्स होल्स से प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्यों प्रेजेंट होते हैं? जो ईस्ट उसमें मिलाई जाती है, तो ईस्ट का खाना क्या होता है? ग्लूकोज। ईस्ट का खाना ग्लूकोज होता है। तो ईस्ट क्या करता है? ग्लूकोज को अपना एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, और उसके बाद उसके रेस्पिरेशन के साथ साथ क्या निकलना शुरू होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल निकलती है। तो इसीलिए ब्रेड का वो जो टेस्ट है हल्की खटास वाला वो आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही उसमें वो होल्स जो हैं वो आपको दिखाई देते हैं। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन आर मसल सेल्स, हमारे ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मसल सेल्स में जो पायरुवेट है वो किस में बदल जाता है? लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। ठीक है। और द बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल सेल्स कॉजेज क्रैम्प्स। जब लैक्टिक एसिड का संचयन होने लगता है हमारी मांसपेशियों में, तो वो किसका कारण बनते हैं? क्रैम्प्स का कारण बनते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में, मतलब दो क्वेश्चन, कारण बताओ में ये दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार, जिसमें क्रैम्प्स के आने का कारण और ब्रेड में होल्स के होने का कारण, ये दोनों पूछा गया है। तो वो आपका ऑक्सीजन के अभाव में होने वाली रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें ही ये दोनों का आंसर छुपा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। वो उस तरीके के आपका क्वेश्चन है जिसमें दो पार्ट में पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर इन प्लांट्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। और बी है हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, यानी कि वो आपका वेस्कुलर बंडल्स के बारे में भी पूछ रहे हैं और गैसों के आदान प्रदान के बारे में भी पूछ रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे? इन प्लांट्स देयर आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन लीव्स एंड लेंटिसल्स इन स्टेम which facilitate the exchange of gases, जो गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। कहते हैं पौधों में पत्तियों पर पाए जाने वाले पर्णरंध्र और लेंटिसल्स जो तनों पर पाए जाते हैं वो गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन एंड ऑक्सीजन गिवन आउट, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर ली जाती है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज की जाती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ब्रैकेट में ये अवश्य लिख देंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, एंड वाइस वर्सा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे आप वाइस वर्सा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन नहीं लिखेंगे, आप क्लियर लिखेंगे और श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन
यूज की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है रात के समय में। ठीक है, देखिए श्वसन की प्रक्रिया दिन रात दोनों समय होती है, पौधों में भी जंतुओं में भी। ठीक है, लेकिन पौधों में जो श्वसन की प्रक्रिया दिन के टाइम में होती है उसमें जो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है उसकी मात्रा कम होती है और वो उसी पौधे के द्वारा फिर से क्या कर ली जाती है, यूज कर ली जाती है दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। लेकिन रात में क्या होता है, रात में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होता, इसीलिए रात में कहा जाता है कि पौधों के पास नहीं जाना चाहिए, है ना। तो पुराने जमाने में मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी बातें कही जाती थी उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन होता रहता होगा, लेकिन ये है कि तब के लोगों को शायद पता नहीं था, तो इसलिए ये चीजें ऐसे ही किसी एक को पता होता होगा, सोचता होगा कि इतने लोगों को कैसे समझाया जाए, तो वो दूसरे तरीके से समझा दिया जाता था कि पौधे रात में सो जाते हैं, पौधों के पास मत जाइए, पौधों को मत छेड़िए, उसको धर्म से जोड़ करके, ताकि जो पढ़ा लिखा है वो तो समझता है, जो नहीं पढ़ा लिखा वो भी समझ जाए और पौधे के पास ना जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी जिसको मनवाने के लिए ये काम हो सकता है किया जाता रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्वेश्चन पूछा है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट बाय द जाइलम वेसल्स। वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट जो है पौधे के अंदर जाइलम वेसल्स के द्वारा किया जाता है, मेनली इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। यानी कि दो प्रकार की वेस्कुलर सेल्स होती हैं आपका, दो प्रकार की जाइलम पाया जाता है और फ्लोएम पाया जाता है। तो आप एकदम अगर उसको ये समझ लें कि कच्ची सामग्री जो है वो पत्तियों तक पहुंचाने, पत्तियां क्या हैं, यानी कि ग्रीन पार्ट्स पौधे का, वो पौधे का किचन है, जहां पे उसको आप अगर पौधे का रसोई घर समझ लें, यानी कि जहां पे खाना बनने की प्रोसेस हो रही है ना, तो कच्ची सामग्री को पहुंचाने का काम वहां तक कौन करता है, जाइलम, और फ्लोएम क्या करता है, बने हुए खाने को सर्व करने का काम करता है। ठीक है, अगर इस तरीके से आप याद कर सकें तो कभी जाइलम फ्लोएम में कंफ्यूज नहीं होंगे। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जाइलम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जो कि पौधे के लिए खाना बनाने की प्रक्रिया है, उसमें इस्तेमाल होने वाली कच्ची सामग्री, है ना। आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, जो कि पौधे के खाना बनाने की प्रक्रिया है, उसमें किस किस चीज का यूज होता है, वाटर का यूज होता है, मिनरल्स का, और किसका किसका यूज होता है, सनलाइट का यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधा खुद से वातावरण से अब्सॉर्ब कर लेता है, सनलाइट भी वो वातावरण से ही लेता है, यानी सूर्य का प्रकाश मिलता है उसको। कमी किस चीज की रह जाती है, वाटर की, जो जड़ों में पाए जाने वाले, जो जड़ों में रूट्स पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर्स क्या करते हैं, वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद जाइलम जो होता है, जाइलम वहां से पानी को लेता है और पत्तियों तक पहुंचा देता है। समझ में आ गई बात, पत्तियों तक पहुंचा देता है, वहां पे खाना बनता है, और उसके बाद बना हुआ खाना, या हम ये कह सकते हैं कि वो पोषक तत्व जो पौधे ने अपनी ग्रोथ के लिए बनाए, उन पोषक तत्वों को पौधे के हर अलग अलग भागों तक, जहां पे जितनी जरूरत है वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जाइलम जो है, फ्लोएम को आप सर्व करने वाला समझ सकते हैं। सर्व करने वाला जो टिश्यू है वो फ्लोएम है। दीज आर पार्ट ऑफ वेस्कुलर सिस्टम which also includes phloem vessels, जिसमें जाइलम और फ्लोएम दो वेसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस विद इन द प्लांट टू ऑल पार्ट्स लाइक द स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स इन ऑल डायरेक्शंस। यानी कि जाइलम केवल कच्ची सामग्री को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, और पत्तियों में खाना बनता है, और खाना बनने के बाद वो जो पौधे द्वारा बनाया गया भोजन है, वो पोषक तत्व पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एकदम
क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपने फंक्शंस उल्टे कर दिए कि जाइलम खाना पहुंचाता है और फ्लोएम क्या करता है, पानी पहुंचाता है, तो एकदम ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको उसको याद करने के लिए बोल रही हूँ कि आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि आप पत्ती को रसोई घर समझ लीजिए, जाइलम को पानी और पहुंचाने वाला समझ लीजिए और फ्लोएम को आप सर्व करने वाला समझ लीजिए, तो शायद आपको ना भूले। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चों ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो डायग्राम है ये थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो इसमें आप ब्रीफ द फंक्शंस ऑफ रीनल आर्टरी, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। 4-5 बार आ गया ये क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब हो सकता है आए एग्जाम में, सचित्र वर्णन करने के लिए आ सकता है। इसमें हम रीनल आर्टरी, किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के बारे में देख लेंगे। रीनल आर्टरी, द रीनल आर्टरी कैरीज ब्लड टू द किडनीज फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा. This blood comes directly from the heart and is sent to the kidneys to be filtered before it passes through the rest of the body. यानी कि हृदय से रक्त जो सीधे आता है किडनी तक जाता है और किडनी में इसको फिल्टर कर दिया जाता है और पूरे अंगों में पहुंचने के पहले up to 1/3 of the total cardiac output per heartbeat is sent to the renal arteries to be filtered by the kidneys. रीनल आर्टरी का काम पूछा जा रहा है। ईच किडनी हैज 1 रीनल आर्टरी, हर किडनी में एक रीनल आर्टरी पाई जाती है दैट सप्लाइज इट विद ब्लड, जो ब्लड के जिसमें किसकी ब्लड की सप्लाई होती है और वहां पे ब्लड फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो फिल्टर्ड ब्लड देन कैन एग्जिट द रीनल वेन, और उसके बाद रीनल वेन से वो ब्लड एग्जिट हो जाता है। ठीक है, आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धमनी और शिरा में अंतर। किडनी सेकेंड आपका नंबर है। द किडनीज परफॉर्म द इसेंशियल फंक्शन ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड एंड रेगुलेटिंग द वाटर फ्लूइड लेवल्स। ब्लड में से टॉक्सिक मटेरियल्स को, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम कौन करता है? किडनीज करती हैं, जो आपके शरीर में संख्या में कितनी होती हैं? 2, लेफ्ट और राइट। द किडनीज रेगुलेट द बॉडीज फ्लूइड वॉल्यूम, mineral composition and acidity by excreting and reabsorbing water and inorganic electrolytes. Inorganic electrolytes कौन से होते हैं? आपका जो नमक में पाए जाते हैं। Ureter is a tube that carries urine from the kidney to the urinary bladder. किडनी से जो वेस्ट मटेरियल है यूरिन के रूप में यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का जो काम करता है वो यूरेटर नाम की ट्यूब करती है। देयर आर 2 यूरेटर्स, दैट इज one attached to each kidney, that is one is on left side and one is on right side. Urinary bladder, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। The urinary bladder is an expandable muscular sac that stores urine before it is excreted out of the body through the urethra. ठीक है, तो ये तो कॉमन था। रीनल आर्टरी शायद आप पहले से नहीं जानते थे। किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक और क्वेश्चन कराया था। फिर से ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। एओर्टा, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। देखो बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड एंड एलिमिनेटेड, ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला। अब इसमें डायग्राम बनाने की घर में ही प्रैक्टिस करना है आपको, लेवलिंग करने की घर में ही प्रैक्टिस करना है। ये दोनों साइड पे आपको चेस्ट कैविटी के नीचे किडनीज दिखाई पड़ रही हैं, है ना। ये आपका यूरेटर है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है और ये है आपका यूरेथ्रा। ब्लड फ्रॉम द हार्ट कम्स इनटू द किडनीज। हृदय से रक्त जो है वो आपका किडनीज में जाता है। एफरेंट एंड इफरेंट एट्रियोल्स फ्रॉम द रीनल आर्टरीज वेयर इट एंटर्स अबाउट 2-3 मिलियन नेफ्रॉन्स पर किडनी। आपको पता है ना कि किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें जो जाली की तरह काम करते हैं। देन इट गोज थ्रू द glomerulus, a duct and or bunch of blood capillaries and get rid of some of the unwanted substances like urea। क्या क्या निकाल दिया जाता है? यूरिया, यूरिक एसिड,
creatinine in the blood and then continues through the renal tubules. The loop of Henle loop के बारे में टिप्पणी पूछी जाती है कभी कभी. Certain substances such as water, actually if body is dehydrated, body will send antidiuretic hormone ADH to kidneys to prevent extra water and from going into urine and thus saving water for body and get rid of anything else that is not wanted. Then the urine goes through ureters to bladder and then to urethra where it is excreted out of the body as urine. ठीक है, तो इतना आपको लिखना होगा. और उसके बाद ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे क्योंकि ये कई बार मैंने देख लिया कि कई बार ये आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये एग्जाम में आने की संभावना है. और फोटोसिंथेसिस डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, इनडायरेक्ट तौर पे उसको पूछा जा सकता है. ड्रॉ अ डायग्राम टू शो ओपन स्टोमेटल पोर एंड लेबल ऑन इट. आपको ओपन स्टोमेटल पोर की इस तरीके से डायग्राम सुंदर सा बनाना होगा और उसके बाद उसमें आपको क्या करनी है, लेवलिंग. गार्ड सेल्स पे लेवलिंग करनी है, क्लोरोप्लास्ट पे लेवलिंग करनी है और स्टेट 2 फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, पर्णरंध्र के 2 कार्य बताने हैं. हाउ डू गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर. रक्षक कोशिकाएं जो होती हैं, रक्षी कोशिकाएं, गार्ड सेल्स जो होती हैं, उनका नाम से ही आपको पता लग रहा है कि क्या कर रही हैं, रक्षा करने का काम करती हैं. वो किस तरह से स्टोमेटल पोर के खुलने और बंद होने को रेगुलेट करती हैं, नियंत्रित करती हैं, उसके बारे में आपको लिखना है. तो पहले तो डायग्राम बनाएंगे, है ना. थिन आउटर वॉल, गार्ड सेल्स, थिक आउट इनर वॉल, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट. ग्रीन कलर की जो डॉट्स पाई जा रही हैं वो क्लोरोप्लास्ट है. ठीक है, ये स्टोमक ओपन और स्टोमक क्लोज्ड 2 डायग्राम बनाएंगे. लेवलिंग सेम ही कर देंगे, इसी तरीके से सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे. अब लिखेंगे 2 फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा आर. स्टोमेटा के 2 कार्यों के बारे में लिखेंगे, पर्णरंध्रों के 2 कार्यों के बारे में लिखेंगे. नंबर 1 इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द प्लांट एंड द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा. पौधे के और वातावरण के बीच में गैसों का आदान प्रदान पर्णरंध्रों की सहायता से होता है, ये लिखेंगे. नंबर 2 में लिखेंगे ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा. 2 जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य थे उसके बारे में लिख दिया गया कि पर्णरंध्र की सहायता से पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है. ठीक है, 2 पॉइंट्स जो थे इंपॉर्टेंट वो आपने लिख दिए. अब क्लोजिंग और ओपनिंग स्टोमेटा जो है उसको कैसे नियंत्रित करती हैं गार्ड सेल्स, उसके बारे में लिखना है आपको. तो सी लिखेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर. ये हेडिंग की तरह लिखेंगे, डैश लगाएंगे, ब्लैक कलर की पेन से लिखेंगे, उसके बाद फिर ब्लू कलर की पेन से लिखेंगे. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स. ये रक्षी कोशिकाओं का कार्य है. द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम द स्टोमेटल पोर टू ओपन. जो गार्ड सेल्स होती हैं उसके अंदर जब पानी पहुंचता है तो वो स्वेल हो जाती हैं. उधर की तरफ जब पानी का फ्लो होता है तो वो स्वेल अप हो जाती हैं और उसके बाद स्टोमेटल पोर जो है वो खुल जाता है. सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक. और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी जब बाहर चले जाता है तो गार्ड सेल्स क्या हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं. इसके कारण से स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाता है. As large amount of water is lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not require carbon dioxide for photosynthesis. तो इसलिए बहुत सारी मात्रा में वाटर जो है उनका वेस्ट हो जाता है. इसलिए जो स्टोमेटा होते हैं वो जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के लिए तो अपने पोर्स को क्लोज करके रखते हैं, पर्णरंध्र जो होते हैं. ठीक है, ये डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों और कोशिश करेंगे कि एग्जाम में सुंदर हैंड राइटिंग में लिखेंगे. कोशिश करेंगे कि हैंड राइटिंग आपकी जो है वो सुंदर होनी चाहिए क्योंकि हैंड राइटिंग ही आपका प्रेजेंटेशन है. हैंड राइटिंग से ही टीचर को समझ में आता है कि आपने कितना
काम माइंड होके पेपर दिया है। बहुत रफ लिखने पर टीचर को इतना समझ आ जाता है कि बहुत हड़बड़ी में लिखा गया है, बहुत तेज लिखा गया है। तो आप क्वेश्चन पेपर जब आंसर शीट में लिख रहे हैं तो शुरुआत में तो बहुत अच्छा लिखिए, है ना। लास्ट में हो सकता है समय की कमी के कारण थोड़ा तेज लिखना पड़े जिसमें हैंडराइटिंग आपकी खराब हो जाए, लेकिन शुरुआत में आपको बहुत सुंदर लिखना चाहिए और साफ साफ लिखना चाहिए, थोड़ा दूरी बना करके लिखना चाहिए। Draw a diagram of human respiratory system and label the following. Part where air is filtered by fine hair and mucus. उस पार्ट को लेवल करना है जहाँ पे म्यूकस और फाइन हेयर के कारण एयर जो है वो फिल्टर हो जाती है। दूसरा पार्ट, उस पार्ट को लेवल करना है which terminates in balloon like structures, जो balloon like structures में बदल जाते हैं। तीसरा आपको बलून लाइक स्ट्रक्चर्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, उसको लेवल करना है। और चौथा पार्ट आपको लेवल करना है पार्ट विच सेपरेट्स चेस्ट कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। अब देखिए इसमें पार्ट्स के नाम भी नहीं दिए उन्होंने, ये नहीं बोला कि पार्ट्स के नाम बता दें और कहे कि कहाँ लेवल करना है। उस पार्ट के फंक्शन को बताया गया है और कहा गया है कि पार्ट की लेवलिंग करनी। तो पहला पार्ट उसने क्या बताया है, जहाँ पे फाइन हेयर और म्यूकस के द्वारा एयर का फिल्ट्रेशन होता है, वो आपका कौन सा पार्ट है, वो आपका नेजल पैसेज है। वो क्या है, नेजल पैसेज। इस तरह से पूरा डायग्राम बनाएंगे और लेवलिंग उन्होंने कौन कौन सी पूछी है उसके बारे में बात करते हैं हम, है ना। दूसरा उन्होंने क्या पूछा है, पार्ट विच टर्मिनेट्स इनटू बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि गुब्बारे की जैसी संरचना में बदल जाते हैं, है ना। वो कौन से हैं, एल्वियोलाई, फुफ्फुस। ये आपका जब इसमें गैस भरती है तो ये गैस से भरे होने के कारण बलून के जैसे स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं, ठीक है। तीसरा बलून लाइक स्ट्रक्चर्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, जहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है, वो पार्ट के बारे में लिखना है। तो वो भी एल्वियोलाई है सेम। और उसके बाद पार्ट विच सेपरेट्स चेस्ट कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, वो आपका कौन सा पार्ट है, डायाफ्राम। वो आपका कौन सा पार्ट है, डायाफ्राम। और उसके बाद आपको जो पता है, जो सिंपल सिंपल है, लंग्स, रिब्स, वो आप लिख देंगे, ब्रोंकाई लिख देंगे, ब्रोंक्यूल्स लिख देंगे, एल्वियोलर सैक लिख देंगे। ये सारा आपको लेवल करना होगा एग्जाम में, है ना। रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस, जो ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो भी लिख देंगे, जिससे ट्रैकिया की जो दोनों भित्तियां हैं, जो दोनों दीवारें हैं, वो आपस में चिपकती नहीं है। उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो होती है। बी क्या पूछ रहा है, बी आप ए में तो उन्होंने बोला कि आपको डायग्राम बनाना है और पार्ट्स की लेवलिंग करनी है ना, वो आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड में पूछा जा रहा है व्हाई इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो श्वसन की दर है वो जलीय जंतुओं में स्थलीय जंतुओं की तुलना में ज्यादा होती है। यानी कि जो रेस्पिरेशन की दर है, रेस्पिरेशन की दर हम नहीं कहेंगे, ब्रीदिंग का मतलब केवल सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया होती है ना, सांस अंदर लेना और उसके बाद एक्सेल करना, इसी प्रक्रिया को हम ब्रीदिंग कहते हैं, जिसको हम सांस लेना कहते हैं। अंतः श्वसन और उच्च श्वसन की प्रक्रिया जिसमें इंक्लूड होती है, वो जलीय जंतुओं में थोड़ा तेज होती है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की तुलना में, है ना। तो आंसर इसका क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो इन वाटर एज कंपेयर्ड टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, यानी कि आपका जो वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन होती है वो हमेशा ही जल में घुले हुए ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा होती है। तो इसलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर हैव टू ब्रीथ फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स टू एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, यानी कि जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी वहां पर जो श्वसन की दर है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि शरीर को जितने ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है उसके लिए जल्दी 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 सांस लेना होगा। तो वो जलीय जंतुओं में इसीलिए सांस लेने की जो दर है, रेट ऑफ ब्रीदिंग है, वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में
स्थलीय जंतुओं की तुलना में ज्यादा होती है। ठीक है, अगेन ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड लेबल द फॉलोइंग: किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, ये वाला भी आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, है ना। ये आपका रेस्पिरेशन में पूछा जा सकता है, जिसमें देखिए क्लियर आपको ऑर्गन्स के नाम भी नहीं बताए गए हैं, उसके फंक्शंस बताए गए हैं और फंक्शंस के आधार पे आपको नाम सोचने हैं और उसके बाद उसकी लेवलिंग करनी है। ठीक है, तो ये दो चीजें, ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है, हो सकता है केवल बी ऑप्शन जो आया है वही आपका कारण बताओ में पूछ लिया जाए, है ना। 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अब ये पूरा एक साथ पूछा गया है तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा ये कोई पक्का नहीं होता है, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आपको अच्छी तरीके से आता है, तो फिर आप उसको एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। देखो बच्चों, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखने के बाद उसका जो आंसर शीट, उसकी जो कॉपी लिखना है, लिखने की भी एक कह सकती हूँ कि कला होती है ना। तो आपको कैसे आप अपनी कॉपी को प्रेजेंट करेंगे, एग्जाम के 15 दिन पहले तो केवल कॉपी में कैसे लिखेंगे इसकी प्रैक्टिस करिएगा। कॉन्सेप्ट सारा अपना याद करके कंप्लीट करके फिनिश कर देंगे और एग्जाम के दिन के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि कल एग्जाम है तो हम 20% अभी तैयार कर लेते हैं और उसके बाद में तैयार कर लेंगे। कॉन्सेप्ट आपके सब पहले से क्लियर होंगे और जितना आपने पढ़ लिया है उसी को आप रिवाइज करेंगे। कुछ नया बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर वो पढ़ना है तो अभी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, पर जब एग्जाम बिल्कुल करीब आ जाएगा तब उस समय पे केवल आपने जो पढ़ा है उसको कैसे आप अपनी कॉपी में प्रेजेंट करेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, सुंदर डायग्राम बनाएंगे, साफ सुथरा स्वच्छ हैंड राइटिंग में लिखेंगे, है ना। मार्क्स आपको तभी अच्छे मिलेंगे। मैं आपको अगले कुछ सेशंस में उत्तर पुस्तिका में किस तरीके से बच्चे लिखते हैं जिनकी कॉपीज अच्छी मानी गई हैं वो भी किसी दिन शो कर दूंगी। तो आप देखेंगे कि किस तरह से साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखते हैं बच्चे, टू द पॉइंट लिखते हैं और बहुत ज्यादा मतलब पॉइंट पे ही लिखेंगे। इधर उधर का बहुत ज्यादा आप लिखेंगे तो टीचर को समझ में ही नहीं आएगा कि आपको आता है या नहीं आता, है ना। तो उतना ही एक्सप्लेन करेंगे जितने की जरूरत है। बच्चों, आज के सेशन में हम लोगों ने एग्जाम में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में किस तरीके से आप आंसर को अपने प्रेजेंट करेंगे उसके बारे में पढ़ा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरीके से आपका जैसे चित्र पूछा गया और उसके बाद लेवलिंग करने के लिए आपको अंग का फंक्शन बता दिया गया, उसके बाद आप अंग को भी आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसकी लेवलिंग भी करनी है। तो कुछ इस तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर करेंगे कि एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे और अच्छी तरीके से अपने आंसर शीट को आप लिख करके आएंगे। That's all for today. Have a nice day. Take care.